जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल अली एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत की सीरीज का फिफ्थ चैप्टर है ये हमारा फ्रेंड, और ये राजपूत वंश के बारे में सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने जो राजपूत की उत्पत्ति और उनके क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रमुख जो राजपूत वंश हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो एग्ज़ाम में इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो फर्स्ट वंश है गुर्जर प्रतिहार। तो आपको ये गुर्जर प्रतिहार, कई बार इसे प्रतिहार भी वंश कह देते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश, तो इसका जो क्षेत्र था फ्रेंड, तो ये था गुजरात और जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान था, इस क्षेत्र में विस्तृत थे गुर्जर प्रतिहार वंश। और इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, लेकिन कई बुकें हरिश्चंद्र को मानती हैं। हरिश्चंद्र भी आपको मिलेगा कई बुकों में, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अगर ऑप्शन में हरिश्चंद्र है तो आपको हरिश्चंद्र टिक करना है। लेकिन स्थायी सत्ता अगर हम देखें तो संस्थापक नागभट्ट प्रथम को ही माना जाता है, और इनकी राजधानी उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है और कन्नौज रही है। इनकी दो राजधानियां रही हैं। मैं आगे बताऊंगा कि कन्नौज कब इनकी राजधानी बनती है। जो कन्नौज को लेकर फ्रेंड त्रिपक्षीय युद्ध होता है। कन्नौज जो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, तो इसको लेकर त्रिपक्षीय जो गुर्जरों में युद्ध चलते हैं। जैसे एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश हो गया, और दूसरे थे फ्रेंड पाल वंश। पाल वंश हम आगे चर्चा करेंगे। और एक राष्ट्रपाल वंश जो कि बंगाल बिहार क्षेत्र में थे, और राष्ट्रकूट जो महाराष्ट्र कर्नाटक के क्षेत्र में थे, वो इस क्षेत्र को लेकर युद्ध करते हैं तीनों, और जिस युद्ध को कहा जाता है त्रिपक्षीय युद्ध। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इनकी राजधानी रही है तो इस जो संस्थापक है नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को असफल किया। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और इसमें आप ये मत समझना कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद अरबों के आक्रमण नहीं हुए, यानी बाद में जो कोई भी अगर अरबों का आक्रमण होता तो उसको असफल किया था इसने नागभट्ट प्रथम ने। तो इसका जो शासन काल है वो माना जाता है जो नागभट्ट प्रथम का 730 से 756, ये इसका शासन काल माना जाता है। और इसके जो ग्वालियर अभिलेख है, वैसे तो ग्वालियर अभिलेख मिहिर बोझ के लिए फेमस है, लेकिन इसमें भी इसका वर्णन मिलता है ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट प्रथम के बारे में। तो इसमें इसे कहा गया है कि ये मलेच्छों का विनाशक माना की उपाधि से इसे नवाजा गया है। यानी मलेच्छों का विनाशक किसे माना गया है, किसे कहा गया है? मलेच्छों का विनाशक। तो ये नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। और किस अभिलेख में कहा गया है? तो ग्वालियर का जो अभिलेख है उसमें कहा गया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। मलेच्छे किसे कहते थे फ्रेंड? जो बहुत ही डरावने होते थे, नहाते नहीं थे, उन्हें मलेच्छे कहा जाता था। उनका विनाशक माना गया है नागभट्ट प्रथम को। वो आक्रमण करते थे और उनको नष्ट किया था नागभट्ट प्रथम ने। ये इसके ग्वालियर अभिलेख में इसकी चर्चा की गई है। तो इसके बाद जो शासक बनते हैं नागभट्ट प्रथम के बाद देवराज बनते हैं। देवराज के बाद बनते हैं वत्सराज। तो आपको देवराज के बारे में कोई पॉइंट याद नहीं रखना है, वत्सराज इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वत्सराज तो वत्सराज के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। तो मैंने चर्चा की थी फ्रेंड, जो कन्नौज क्षेत्र को लेकर जो तीन राजपूत वंश थे, इनके बीच में आपस में संघर्ष होते थे। एक पाल वंश, एक राष्ट्रकूट वंश और एक गुर्जर प्रतिहार। तो इन तीनों में युद्ध होते थे, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है, जिसे इंग्लिश में ट्रिपिटाइट स्ट्रगल कहते हैं। तो ये किसके टाइम में शुरू हुआ था? जब गुर्जर प्रतिहार का राजा था वत्सराज, तो उसने जो पाल वंश के हैं धर्मपाल को पराजित किया था। वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था, लेकिन जो ये राष्ट्रकूट के वंश थे, राजा थे ध्रुव, उससे ये वत्सराज पराजित हो गए थे, यानी हार गए थे ध्रुव से। तो ये भी आपको याद रखना है। तो वत्सराज
और वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वत्सराज को माना जाता है। और इसमें एक जैन ग्रंथ है, उसमें भी इसका वत्सराज का वर्णन मिलता है। तो उस जैन ग्रंथ का नाम है कुवेल्लेमाला। तो आपको याद रखना है कुवेल्लेमाला में किस गुर्जर प्रतिहार शासक का बारे में वर्णन मिलता है? तो ये है वत्सराज के बारे में। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसने धर्मपाल को, पाल वंश के राजा थे, उनको पराजित किया था, लेकिन ये ध्रुव से हार गए थे। ये आपको याद रखना है। और इसका जैन ग्रंथ है कुवेल्लेमाला, इसमें इसका वर्णन मिलता है, कुवेल्लेमाला। तो ये आपको ग्रंथ का याद रखना है। तो इसमें किस शासक के बारे में वर्णन मिलता है? तो वत्सराज के बारे में वर्णन मिलता है। और वत्सराज का शासनकाल देखें तो हम देखें 770 से जो 805 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना गया है वत्सराज का। फिर अगले जो शासक होते हैं वो होते हैं नागभट्ट द्वितीय। तो अगले शासक है नागभट्ट द्वितीय और इसका शासनकाल है 805 से लेकर 833 ईस्वी। नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल कब तक कब है? 805 से 833 ईस्वी। तो इसमें नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कन्नौज, उज्जैन से कन्नौज स्थापित की थी। तो ये क्या मैंने बताया था फ्रेंड, इनकी दो राजधानी रही हैं, उज्जैन और कन्नौज। और कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय युद्ध होते थे, मैंने अभी चर्चा की थी, जिसमें पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार आपस में लड़ते थे। लेकिन इनमें विजयी कौन रहे थे? गुर्जर प्रतिहार। तभी तो इनकी राजधानी उज्जैन बनी है फ्रेंड। और किसने जीती थी ये थी नागभट्ट द्वितीय ने। इसने अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज स्थापित की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उज्जैन से कन्नौज किसने स्थापित की थी? तो नागभट्ट द्वितीय ने। तो इसने एक और काम किया था 815 ईस्वी में, मैंने बताया था ये गुजरात के शासक थे। तो इन्होंने गुजरात में, आपको पता होगा, सोमनाथ मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसका सोमनाथ मंदिर का कई बार टूटा है, कई बार इसका निर्माण हुआ है फ्रेंड। तो आपको याद रखना है। तो अब ये नहीं मत समझना कि इसमें मोहम्मद गजनी ने अभी आक्रमण कर दिया है, वो तो आप देखोगे वो तो 1025 में होगा आक्रमण। तो लेकिन ये सोमनाथ का पुनर्निर्माण करता है नागभट्ट द्वितीय। कब करता है? 815 ईस्वी में। फिर अगला शासक बनता है रामभद्र। तो आपको अगला शासक, इस वंश का अगला शासक है रामभद्र। तो रामभद्र का जो शासनकाल है, रामभद्र का जो शासनकाल है वो 833 से 836 है। तो इसके बारे में सिर्फ आपको शासनकाल इसका समझना कि नागभट्ट के बाद कौन राजा बनता है? रामभद्र। नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र शासक बनते हैं। रामभद्र के पुत्र है मिहिर भोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इससे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मिहिर भोज हैं, इस वंश के प्रमुख शासक भी हैं। वो किसके पुत्र हैं? रामभद्र के। और इनका जो शासनकाल है मिहिर भोज का वो है 836 से लेकर 885 ईस्वी। तो इसका शासनकाल, और इनकी राजधानी कहाँ है? कन्नौज है। और इन्होंने ग्वालियर में तेली मंदिर का निर्माण करवाया था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो ग्वालियर में तेली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मिहिर भोज ने करवाया था। और मिहिर भोज हैं वो भगवान विष्णु के उपासक थे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मिहिर भोज किस धर्म को मानते थे या किसकी उपासना करते थे? ये भगवान विष्णु की वैष्णव धर्म को मानते थे। और किसके उपासक थे? विष्णु के। और इन्होंने जो उपाधि प्राप्त की वो प्राप्त की थी आदिवराह की। आदिवराह की उपाधि ली थी इन्होंने। और इन्होंने जो सिक्के पर अपना जो नाम लिखा है, इन्होंने एक सिक्का चलाया था, द्रम नामक सिक्का। तो इस पर भी इसका नाम क्या मिलता है? आदिवराह।
और जो ध्रुव जो हमने देखा था जिससे वत्सराज हार गए थे, लेकिन मिहिर भोज ने ध्रुव को राष्ट्रकूट के शासक को हराया था। ठीक है, राष्ट्रकूटों को इसने पराजित किया था, लेकिन ये देवपाल से, जो पाल वंश के राजा हैं, उनसे पराजित हो गए थे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, देवपाल से पराजित हो गए थे, लेकिन ये ध्रुव को इन्होंने पराजित किया था। तो ये इसके बारे में है। फिर हम अगले शासक के बारे में चर्चा करते हैं। तो मिहिर भोज के बाद जो शासक अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं महेंद्रपाल। तो महेंद्रपाल प्रथम, तो आपको याद रखना है महेंद्रपाल प्रथम अगले शासक बनते हैं। और इनका जो शासनकाल है 885 से लेकर, इनका शासनकाल है 885 से लेकर 910 लग, 885 से लेकर 910 ईस्वी तक महेंद्रपाल का शासनकाल है। और इसमें जो है इन्होंने राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय को पराजित किया था। तो इन महेंद्रपाल ने जो राष्ट्रकूट, मैंने आपसे बताया था कि जो राजपूत शासक हैं वे आपस में अपने क्षेत्र विस्तार के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और ज्यादा तो युद्ध आप गुर्जर प्रतिहारों के पाल वंशों के साथ या फिर राष्ट्रकूट वंशों के साथ देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो क्या करते हैं महेंद्रपाल प्रथम, ये राष्ट्रकूट जो राजा के शासक इंद्र तृतीय को हराते हैं, इसको पराजित करते हैं, ये इंद्र तृतीय को पराजित करते हैं। लेकिन जो कश्मीर के शासक से ये खुद पराजित हो जाते हैं महेंद्रपाल। उन शासक, कश्मीरी शासक, और उस कश्मीर में जो शासन चल रहा है उत्पल वंश के शासकों का चल रहा है। हम पढ़ेंगे जो कश्मीरी जो वंश पढ़ेंगे, कारकोट वंश, उसमें कई वंश रहते हैं। जब हम कश्मीरी वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो इसमें महेंद्रपाल, तो इसके बारे में ये पॉइंट याद रखने हैं कि इसने, एक तो इसका शासनकाल याद, आपको सिर्फ एक रिव्यू याद रखना कि इसका शासनकाल क्या रहा, आपको रटने नहीं है, बेसिक थोड़े ही समझ लेने हैं कि इसका शासनकाल 885 से 910 तक रहा है। और इन्होंने राष्ट्रकूट के जो राजा हैं इंद्र तृतीय को पराजित किया था, लेकिन ये कश्मीर के शासक से हार गए थे। और इन्होंने 3 उपाधियां धारण की। तो उनकी उपाधियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं महेंद्रपाल प्रथम से। तो ये है परम भट्टारक, एक तो इन्होंने परम भट्टारक उपाधि धारण की, परम भट्टारक। तो परम भट्टारक किसने उपाधि प्राप्त की थी? महेंद्रपाल प्रथम ने। और एक महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि। और तीसरी उपाधि धारण की थी ने परमेश्वर। तो इन उपाधियों को इसने धारण किया था महेंद्रपाल प्रथम ने, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये आपने महेंद्रपाल के से समझने हैं, इसके बारे में याद रखने हैं। अगले हम, और इसके जो है एक और इसके दरबार में इतिहास जो है इतिहासकार थे, कवि रहते थे, उनका नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजशेखर। तो राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये महेंद्रपाल प्रथम के रहते थे। और ये महान कवि और नाटककार थे। इन्होंने जो कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा की रचना की है। राजशेखर ने किन उसकी ग्रंथों की रचना की है? तो कर्पूर मंजरी और एक काव्य मीमांसा। तो इनकी रचना किसने की थी? तो राजशेखर ने इनकी रचना की थी, काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा की रचना की थी। और कर्पूर मंजरी में एक लाइन लिखी गई है जो हमने जब मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ा था तो उसमें इस बुक का चर्चा की थी। इस बुक में एक लाइन लिखी गई है कि महिला क्या है, मदिरा और इस तरीके से उनसे हम बलवान बनते हैं। यानी इन्होंने उस टाइम का जो
समाज था उसके बारे में इसने वर्णन किया है राजशेखर ने, कि मदिरा और स्त्री के सेवन से हम जो है व्यक्ति है वो बलवान बनता है, ऐसे उसने समाज के बारे में वर्णन किया था राजशेखर ने। तो आपको ये याद रखने हैं। तो अगले शासक हम चर्चा करते हैं महिपाल के बारे में। तो महिपाल जो शासक हैं, इनका जो शासन काल है ये है 912 से लेकर 944 ईस्वी तक। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कार्य हुआ वो हुआ था अल-मसूदी, जो एक अरबी यात्री था वो आया था अल-मसूदी, और ये आया था 1915-16 ईस्वी में आया था भारत में। अल-मसूदी भारत में कब आया था? 1915-16 ईस्वी में आया था। और इसने जो गुजरों को क्या नाम कर संबोधित किया है, तो आपको याद रखना है। तो किसने कहकर संबोधित किया था? अल गुजर। तो इन्हें जो गुजर प्रतिहारों को क्या कहा था? अल गुजर। आज आप देखोगे इन जातियों को गुजर कहा जाता है। तो इसने ही आज भी जो ग्रामीण लोगों भाषा में आप क्या कहते हैं, गुर्जर को गुज्जर कहा जाता है। तो ये अल गुज्जर कहकर किसने संबोधित किया था? अल-मसूदी ने, जो कि महिपाल के टाइम में ये 1915 में भारत आए थे। फिर जो अगले शासक बनते हैं इसके जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं राज्यपाल। तो महिपाल के बाद अगले शासक बनते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में एक पॉइंट याद रखना है आपको। तो इसके बारे में क्या है कि राज्यपाल क्या करते हैं, मोहम्मद गजनी का जब आक्रमण होता है तो ये अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, चंदेल शासक गंडदेव क्या करते हैं, अपने पुत्र विद्याधर भेजकर इसकी राज्यपाल की हत्या करा देते हैं, क्योंकि इन्होंने जब मोहम्मद गजनी आया तो उससे लोहा क्यों नहीं लिया, इसने लड़ाई क्यों नहीं की। इसी से गुस्सा होकर जो चंदेल शासक हैं बुंदेलखंड के, वो अपने पुत्र विद्याधर देव को भेजकर इसकी हत्या करवा देते हैं राज्यपाल की। ठीक है। फिर अगले जो शासक बनते हैं वो है त्रिलोचन पाल। राज्यपाल के पुत्र हैं त्रिलोचन पाल। तो त्रिलोचन पाल जो शासक बनते हैं वो 1019 से लेकर 1027 ईस्वी में शासक बनते हैं। और इसी के काल में भी जो गजनी का आक्रमण होता है और ये त्रिलोचन पाल हार जाते हैं, और यहीं से जो है प्रतिहार वंशों का क्या होने लगता है, इनका अंत स्टार्ट हो जाता है। और अगले शासक बनते हैं जो यशपाल, जिसका शासन काल है 1027 से 1036, और ये वंश है आगे खत्म हो जाता है। तो आपको याद रखना है। तो ये अंतिम राजा कौन रहे थे? यशपाल। यह भी लिखा मैंने। तो अगले जो अंतिम शासक रहे वो यशपाल रहे, और इसका शासन काल 1027 से 36 तक अंतिम। और जो गहडवाल राजा हैं चंद्रदेव, वो इसकी यशपाल की हत्या कर देते हैं और कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं चंद्रदेव। ये हम आगे गहडवाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो यशपाल की हत्या कौन कर देते हैं? चंद्रदेव। और कन्नौज क्षेत्र पर किसका शासन स्थापित हो जाता है? गहडवाल वंश का। तो अब पढ़ेंगे हम गहडवाल वंश के बारे में। तो गढ़वाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। गढ़वाल वंश को ही राठौर वंश कहा जाता है। तो इसके संस्थापक कौन थे फ्रेंड? चंद्रदेव। चंद्रदेव ने यशपाल की हत्या कर गढ़वाल वंश की स्थापना कर दी थी।
कन्नौज क्षेत्र में। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने समझा जो गढ़वाल के संस्थापक हैं, जिसे राठौर वंश भी कहा जाता है, तो इसके संस्थापक हैं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव ने जो यशपाल की हत्या कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, ये हमने इसके बारे में भी यहाँ पढ़ा था। तो अब हम इस चंद्रदेव के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? गढ़वाल वंश के चंद्रदेव। और इसका जो शासनकाल माना जाता है वो 1080 से लेकर 1104 तक इसका शासनकाल माना जाता है चंद्रदेव का। और यहाँ इसके शासनकाल में जो तोमर थे दिल्ली के, उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार की थी। चंद्रदेव की अधीनता स्वीकार की थी तोमरों ने। तो अगले जो शासक हुए गढ़वाल वंश के, वो हुए मदनपाल। तो मदनपाल, इनका शासनकाल 1104 से लेकर आगे हम देखेंगे 1104 से लेकर जो चंद्रदेव के पुत्र हुए मदनपाल, तो इनका जो शासनकाल है मदनपाल, इनका शासनकाल 1104 से लेकर 1114 तक। और ये जो मदनपाल थे, इनको तुर्कों ने बंदी बना लिया था। जैसे आप समझ गए होंगे कि इसके काल में मोहम्मद गजनी के आक्रमण होने लगे थे। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसको मदनपाल को तुर्कों ने बंदी बना लिया था। लेकिन इनके पुत्र हुए गोविंद चंद्र। मदनपाल के पुत्र थे गोविंद चंद्र। तो इन्होंने तुर्कों से अपने पिता को मुक्त करवाया और अगले शासक बने 1100। जो गोविंद चंद्र, इनका जो शासनकाल है, मैं नाम लिख देता हूँ, गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र। और इनका शासनकाल 1114 से लेकर 1155, 1114 से लेकर 1155 तक। और ये गढ़वाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण शासक इसके कौन है? गोविंद चंद्र। और इन्हीं के जो दरबार में इनके मंत्री थे लक्ष्मीधर, जो कि लक्ष्मीधर, उन्होंने कल्पशत्रु की रचना की है। तो ये भी आपको याद रखना है। और गोविंद चंद्र ने एक उपाधि प्राप्त की, क्योंकि सबसे शक्तिशाली शासक रहे, तो इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। तो ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो इसने उपाधि की थी विविध विद्याधर वाचस्पति। तो ये इन्होंने उपाधि प्राप्त की, विद्याधर वाचस्पति। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। विविध विद्याधर विद्या विचार है। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, विविध विचार विविध विचार विद्या विचार वाचस्पति। तो ये इन्होंने उपाधि प्राप्त की थी गोविंद चंद्र ने। और इनके दरबार में रहते थे मंत्री लक्ष्मीधर, और इन्होंने रचना की है कल्पशत्रु की। और ये जो लक्ष्मीधर थे शास्त्र के प्रखांड कवि माने जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसके बाद जो शासक हुए गोविंद चंद्र के पुत्र विजय चंद्र। तो इनके पुत्र हुए विजय चंद्र। और इन पर जो लक्ष्मण सेन थे, जो बंगाल के शासक थे, उन्होंने इन पर आक्रमण किया था, लेकिन वे पराजित हुए थे।
तो ये आपको याद रखना है। विजय चंद्र के शासनकाल में किसका आक्रमण हुआ था? तो लक्ष्मण सेन का आक्रमण हुआ था और इसमें लक्ष्मण सेन पराजित हुए थे। तो अगले शासक हुए जो महत्वपूर्ण हैं गढ़वाल वंश के, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगले शासक हुए जयचंद, विजय चंद्र के पुत्र जयचंद, और इनका शासन 1170 से 94 तक। तो इनकी आपको पता होगा इनके काल में भी लक्ष्मण सेन का आक्रमण हुआ था, लेकिन जयचंद इसमें पराजित हो गए थे। तो ये जयचंद लक्ष्मण सेन से पराजित हुए थे। और इनकी एक पुत्री थी संयोगता, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने इनको स्वयंवर से उठाकर शादी की थी। और जयचंद को कहा जाता है कि इन्होंने भारत के साथ धोखा किया था, क्योंकि इन्होंने ही मोहम्मद गौरी को जयचंद उस पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, ये इसके बारे में कहा जाता है। और इसने जब ये इसकी पुत्री को ले गए थे पृथ्वीराज चौहान, तो आपने सुना होगा कि तो इन्होंने उसका साथ नहीं दिया था और इसमें जो तराइन का द्वितीय युद्ध था पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। और इसका जो जयचंद के खिलाफ एक युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी ने 1194 में जयचंद की हत्या कर दी थी। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने जयचंद को तीर मारा था, उसकी आंख में लगा था और जयचंद की युद्ध में ही मृत्यु हो गई थी। और इनके दरबार में जो श्रीहर्ष रहा करते थे, जिन्होंने रचना की है नौसद चरित खंडन खाद। तो ये एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। नौसद चरित और खंडन खाद की रचना किसने की थी? श्रीहर्ष ने की थी, जो जयचंद के दरबार में कवि थे। तो यहाँ से जो गढ़वाल वंश है समाप्त हो गया था। तो अगला जो वंश पढ़ते हैं हम, अगला वंश है चौहान वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे कई एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें हम देखते हैं जो चौहान वंश के संस्थापक हैं वो हैं वासुदेव, जिन्हें चहमान कह के भी कहा जाता है। तो चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी। और इन का जो क्षेत्र था राजस्थान और दिल्ली, अजमेर और दिल्ली इनके अधिकार क्षेत्र में थे चौहान के। तो ये हम वैसे तो दिल्ली पर अधिकार तोमरों का था, लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान के काल में दिल्ली इनके अंडर में थी, मैं आगे चर्चा करूँगा। तो इनकी राजधानी रही है अहिछत्र, जो अजमेर के ही पास में थी। तो अहिछत्र और अजमेर इनकी राजधानी रही है। और इन्हें शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखना है, इनकी शाकंभरी, अहिछत्र को शाकंभरी भी कहा जाता है। तो शाकंभरी के चौहान, तो ये शाकंभरी अहिछत्र ये अजमेर के पास में ही था। तो यह उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो इसके अगले शासक हुए विग्रहराज द्वितीय। तो विग्रहराज द्वितीय विग्रहराज द्वितीय और इनके विग्रहराज के राजकवि थे सोमदेव। ये विग्रहराज के बारे में है, प्रथम के बारे में है कि इसके राजकवि सोमदेव थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज की रचना की है। तो ललित विग्रहराज की रचना किसने की है? कि राजकवि सोमदेव ने विग्रहराज की रचना की है। तो अगले शासक फिर, और इसमें एक और शासक रहे विग्रहराज द्वितीय। तो देखो फ्रेंड, ये विग्रहराज है जो कि इसके दरबार में सोमदेव रहते थे और उन्होंने ललित विग्रहराज की नाटक की रचना की है। तो इसके बाद में जो अगला इम्पोर्टेंट शासक है विग्रहराज द्वितीय,
यानी के बीच के अंदर के आपको नहीं याद रखने हैं। आप याद रखोगे विग्रहराज द्वितीय, तो इसके आगे द्वितीय लगा लेना, तो विग्रहराज द्वितीय। तो इसमें इसके बारे में जो जानकारी है वो कि कहाँ से मिलती है, एक हर्ष प्रस्तर अभिलेख है, वहाँ से इसके बारे में विग्रहराज द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। हर्ष प्रस्तर अभिलेख, सोमेश्वर का बिजोलिया प्रस्तर लेख। हर्ष प्रस्तर अभिलेख और सोमेश्वर का बिजोलिया प्रस्तर अभिलेख, तो इनसे विग्रहराज द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने लक्ष्मी का उद्धार करवाया था। विग्रहराज द्वितीय ने क्या किया था, लक्ष्मी का उद्धार करवाया था। और चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को इन्होंने हराया था। चालुक्य राजा मूलराज जो प्रथम थे उनको किसने हराया था, विग्रहराज द्वितीय ने हराया था। इन्होंने भृगुकच्छ का एक तालाब का निर्माण करवाया, तो इन्होंने मूलराज प्रथम को हराया। और चालुक्य राजा थे मूलराज प्रथम, और इन्होंने भृगुकच्छ नाम का तालाब का निर्माण करवाया। और इन्होंने आशा देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो इन्होंने आशा देवी मंदिर है, तो उसका निर्माण किसने कराया था, और ये जो आप देख रहे हो चौहान वंश, तो ये किन के सामंत हुआ करते थे, तो ये प्रतिहार के सामंत हुआ करते थे। प्रतिहार जो वंश था, गुर्जर प्रतिहार, बहुत ही शक्तिशाली था। इनके जो बहुत से जो राजपूत वंश हैं इनके सामंत रहे थे, इनके अंडर में रहे थे। ये हम इसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ से भी याद रखना, चौहान भी किन के सामंत रहे थे, गुर्जर प्रतिहारों के। तो अगले शासक रहे वाकपति प्रथम। तो वाकपति प्रथम, तो इनका जो शासन काल है 10वीं शताब्दी के प्रारंभ को माना जाता है, वाकपति प्रथम। तो इनके शासन काल में जो वाकपति प्रथम है, इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। और ये जो गुर्जर प्रतिहारों के पहले सामंत हुआ करते थे उनसे स्वतंत्र हो गए, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों पर मोहम्मद गजनी ने आक्रमण कर इनको कमजोर कर दिया था। तो इसलिए ये वाकपति प्रथम जो चौहान वंश के राजा थे ये इनसे स्वतंत्र हो गए। और इनके बाद अगले राजा रहे सिद्धराज। तो सिद्धराज जो राजा रहे उन्होंने एक उपाधि प्राप्त की, इस पे एग्जाम में पूछा गया है, तो महाराजा धीराज की उपाधि। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने प्राप्त की थी, तो सिद्धराज ने, महाराजा सिद्धराज, सॉरी महाराजा धीराज, मैं लिख देता हूं, सिद्धराज ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी, महाराजा धीराज। अगले शासक रहे अजयराज। तो सिद्धराज के पुत्र थे अजयराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 12वीं शताब्दी में अजमेर शहर को बसाया और अपनी राजधानी बनाई। तो अजमेर किसने बसाया था, तो अजयराज ने बसाया था और इसे अपनी राजधानी बनाई थी। तो अजयराज के पुत्र रहे अर्णवराज। तो अर्णवराज अजयराज के पुत्र हैं अर्णवराज।
अजय राज के पुत्र हैं अर्णोराज। इन्होंने इनके शासनकाल में तो इसके शासक रहे अर्णोराज। इसके बाद फिर अर्णोराज के पुत्र हुए विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ हैं। इसके बाद के शासक हैं फ्रेंड, आपको एक क्रम वाइज नहीं याद रखने हैं, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको याद रखना है। तो विग्रहराज चतुर्थ, इनका जो शासनकाल है 1153 से 1163 तक माना जाता है। विग्रहराज, तो इनका शासनकाल है 1153 से लेकर 1163 तक। तो और विग्रहराज को ही विसल देव के नाम से जाना जाता है। जो विग्रहराज चतुर्थ थे इनको किस नाम से जाना, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कर रहा था मैं। देखो विग्रहराज के नाम के कई शासक हुए हैं, द्वितीय भी हुआ है, तृतीय आपको याद नहीं रखना है। विग्रहराज जो चतुर्थ हुए हैं मैंने इनके शासनकाल बताया आपको। तो इनको विग्रहराज चतुर्थ को विसल देव के नाम से भी जाना जाता है। तो किस राजा को विसल देव के नाम से ज़्यादा फेमस है ये विसल देव के नाम से। और इनके शासनकाल में जो तोमरों के ये सामंत रहे थे, ठीक है। और जो विसल देव के इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, हरिकेली, एक हरिकेली संस्कृत नाटक लिखा उन्होंने। एक संस्कृत विद्यालय अजमेर में बनवाया था और वो हरिकेली जो नाटक के कुछ अंश हैं, हरिकेली वेरी इम्पोर्टेंट, वो उन्होंने संस्कृत जो विद्यालय था उस पर उत्कीर्ण करवाए थे। और लेकिन जब आपको पता हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो ये संस्कृत विद्यालय था इसको तोड़वाकर वहाँ एक मस्जिद बनाई जिसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा पर आज भी हरिकेली नाटक के कुछ श्लोक उस पर उत्कीर्ण मिलते हैं। तो ये किसने लिखवाए थे, ये लिखवाए थे विसल देव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। अगले शासक हुए सोमदेव। तो विग्रहराज चतुर्थ अगले शासक बने सोमदेव, सोमदेव नहीं, सोमदेव तो कवि थे। तो सोमेश्वर अगले शासक हुए और इनका शासनकाल, और सोमेश्वर का पुत्र हुआ पृथ्वीराज तृतीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोमेश्वर का पुत्र था पृथ्वीराज तृतीय जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान या जिसे पृथ्वीराज तृतीय को ही किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से। और पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। राय पिथौरा किसे कहा जाता है, तो राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। और इसमें जो इसने बुंदेलखंड के जो शासक थे, चंदेल शासक परमदि देव, उनको पराजित किया था। और उनके दो सेना नायक थे जो आला और उदल, बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। और बहुत ही बहादुर, इनके किस्से बहुत ही एमपी में बहुत किस्से गाए जाते हैं आला उदल के। और इनका एक मंदिर है आला उदल के नाम पर, पहियड देवी मंदिर। तो वहाँ कहा जाता है कि इस पर एक फूल चढ़ा, जब पुजारी मंदिर खोलते हैं तो यहाँ 2 फूल चढ़े मिलते हैं। और कहा जाता है कि ये आला उदल ही है, और कहा जाता है कि आला उदल मरे नहीं, जिंदा है। तो राय जब इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने परमदि देव शासक थे, चंदेल शासक, उनको पराजित किया था। तो उनके जो सेना नायक थे आला उदल, वो बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। और उनके किस्से एमपी में भी गाए जाते हैं। और एक महिड देवी का मंदिर है एमपी में, और उस पर 2 गुड़हल के फूल चढ़े मिलते हैं। और कहा जाता है कि ये आला उदल हैं
और वो आज भी जिंदा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड थी। आगे है 1186 में पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था भीम द्वितीय के साथ। तो भीम द्वितीय के साथ, अगर इसमें भी इसने भीम द्वितीय को हराया था। चालुक्य शासक रहे थे भीम द्वितीय। तो 1186 में किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने भीम द्वितीय को। फिर आपको पता होगा और भीम एक परमार राजकुमारी के लिए भी इनका युद्ध हुआ था, विवाह के लिए, ये भी आपको याद रखना है। फिर एक 1191 में युद्ध हुआ, आपको पता होगा 2 युद्ध हुए थे तराइन के युद्ध 1191 और 92 में। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और सेकंड जब तराइन का युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गौरी की जीत और पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हुई थी। और इसके एक लिए कहानी भी फेमस है, फिर जब चंद्र बरदाई ने लिखी थी कि कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया था और इसको गजनी प्रदेश में ले जाया गया था। और वहाँ चंद्र बरदाई कहते हैं कि कितने गज पर है गौरी, उसको राम जो उन्हें भेद बाण का ज्ञान था, जब सुनने पर कि अंधा होने पर भी ये भेद आवाज़ जहाँ जाती थी वहाँ ये बाण कर देते थे। जब मोहम्मद गौरी ने ताली बजाई थी उस चीज़ को लेकर तो ये समझ गई थी और वहाँ तीर मार दिया था। ऐसी कहानी पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रचलित है। लेकिन जो ये कहानी है ये इसके बारे में सत्यता देखने को मिलती है चंद्र बरदाई ने जो ये बताया है, क्योंकि जब आप देखोगे जो मोहम्मद गौरी है वो 1194 का भी युद्ध करता है, 1205 में भी। तो इसका मतलब जो चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है तो ये सब सत्य इसको माना जाता है। तो अब हम बात करें जो इसके दरबार में पृथ्वीराज चौहान के तो दरबारी कवि रहते थे। वैसे तो इसमें सबसे फेमस तो चंद्र बरदाई हैं जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी है। और इसके दरबार में देखें तो हम जय नायक भी हैं जिसने पृथ्वीराज विजय लिखी है, ये भी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। और एक और इतिहासकार रहते हैं इनके दरबार में जयचंद्र, तो जयचंद्र भी इन्हीं के दरबार में रहते थे और इन्होंने लिखी थी जो किताब लिखी थी हम्मीर महाकाव्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम्मीर महाकाव्य किसने लिखी थी? तो जयचंद्र ने लिखी थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। तो इन सभी से हमें इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब जब ये पृथ्वीराज चौहान हार गए थे तराइन के द्वितीय युद्ध में, तो इसी युद्ध से अगर हम देखें तो भारत में तुर्की जो वंश की है वो स्थापना हो गई थी, क्योंकि अगर हम देखें तो उस टाइम का जो सबसे शक्तिशाली मजबूत शासन था यही चौहान वंश थे और इसको हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने। तो इसी अगर हम देखें इसी युद्ध से भारत में तुर्की शासन की स्थापना को माना जाता है। तो ये हमने जो वंश पढ़े, गुर्जर प्रतिहार, गढ़वाल वंश जिसे राठौर वंश के नाम से भी जाना जाता है, और एक चौहान वंश, तो ये हमने 3 प्रमुख राजपूत वंशों के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम 3 प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ेंगे जिसमें चालुक्य, चंदेल और परमार, और इससे हम जो है राजपूत काल का जो हमारे सभी टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।